कि अगर हम कहें तो इनका मीनिंग सेम है, ठीक है ना। पीरियड के बेसिस पे हमने कल पढ़ा कि लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म है। ओनरशिप के बेसिस में हमने पढ़ा ओनर्स फंड है या बोरो फंड है। और जनरेशन के बेसिस में पढ़ा कि हमने इंटरनल सोर्सेस से लिया है या एक्सटर्नल सोर्सेस। तो आप देखोगे पॉइंट सबके सेम है। ऑनर भी अपने हैं, इंटरनल भी अपना वाला है। बोरो बाहर से करना, एक्सटर्नल भी बाहर से ही करना है। और पीरियड के बेसिस पे कि लॉन्ग टर्म सोर्सेज से करना है, मीडियम से करना है या शॉर्ट टर्म से करना है, वो भी सोर्सेज मिक्स हैं बीच में हमारे। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे घूम फिर के एक जैसे से ही है। पर हम सबसे पहले ओनर्स फंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ तो हमें थोड़ा थोड़ा इनकी डिटेल दी हुई है जो हमने कल समझा दी थी कि लॉन्ग टर्म फंड्स कौन से होते हैं जो 5 years अबव होते हैं, मीडियम टर्म होते हैं जो 5 years तक होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं 1 year के होते हैं। ऑनर्स फंड्स वो फंड्स होते हैं जो कंपनी खुद इन्वेस्ट करती है, चाहे पार्टनर्स हो, चाहे सोल प्रोप्राइटर हो, या शेयर होल्डर्स हम कह सकते हैं, ठीक है ना। ऑब्वियस है जब ओनर्स फंड है तो ये कब इनको रिसीव्ड होते हैं, एट द टाइम ऑफ वेंडिंग अप ऑफ द कंपनी। और बोरोड फंड वो फंड्स हैं जो आपने फंड्स रेज किए हैं, कहाँ से, थ्रू लोन्स एंड बोरोइंग्स। अब इसमें कमर्शियल बैंक से चाहे लोन लिया हो, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हो, चाहे डिबेंचर से लिया हो, ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रिपे करने पड़ते हैं। और जब एक्सपायरी डेट आ जाती है तो आपने प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ जो इंटरेस्ट है वो भी हर साल पे करना होता है। कई बार आप इंस्टॉलमेंट में भी इसको पे कर देते हो, जिससे क्या होता है आपका बर्डन कम होता है। बट इन केस आपकी अर्निंग्स लो है या आपको लॉसेस हो रहे हैं तो बोरोड फंड पे आपको सिक्योरिटी भी रखनी पड़ती है। आपने देखा है ना, आप बैंक से कभी भी लोन लेने जाओ तो पहले वो सिक्योरिटी रखवाते हैं, ऐसे लोन नहीं देते कभी भी। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इसमें कि जब भी आपने फंड्स बोरो करने हो तो आपको कोई फंड टाइप ऑफ सिक्योरिटी जो है रखनी पड़ती है। तीसरा था हमारा जनरेशन बेसिस पे। मैं अभी थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, फिर इनका थोड़ा थोड़ा लिखवा दूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। जनरेशन बेसिस पे था हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्सेज में आप कह सकते हो हमारी जितनी भी सोर्सेज हैं जो इंटरनली हम जनरेट करते हैं, चाहे वो रिटेन अर्निंग्स हो गई, चाहे वो हमारे इन्वेंट्रीज हो गई, ठीक है, जो भी हम साथ साथ पैसा लगाते रहते हैं। पर एक्सटर्नल में फिर वही आ जाएगा, चाहे आप बोरो कर लो, लोन्स ले लो, कमर्शियल बैंक से ले लो, डिबेंचर से ले लो। जबकि अगर हम कहें एक्सटर्नल से लेना हमें कॉस्टली पड़ता है, क्यों, क्योंकि उसके लिए कई बार हमें एसेट्स भी रखनी पड़ती है, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, लेकिन फिर भी लोग लेते हैं। अगर एक कंपनी में आपसे पूछा जाए कि ओनर्स फंड बेस्ट है या बोरोड फंड, या कैसे इसको करना चाहिए ट्रीट, तो एक पॉइंट होता है उसे बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ठीक है। ये आप डिटेल में तो आगे पढ़ोगे, लेकिन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी टाइप चीज है कि आप अपनी जब भी कंपनी स्टार्ट करते हो तो थोड़े अपने ओनर्स अपने खुद के फंड्स लगाते हो और खुद थोड़े से आप बोरो करते हो। तो क्या रेशो हो कि अपने ज्यादा लगाएं या बोरो ज्यादा करें, तो ये रेशो ऐसा है कि जितने आप अपने लगाते हो उससे कहीं ज्यादा आप बोरो करो, ठीक है ना। क्योंकि जो टैक्सेस आप पे करते हो, जो आप इंटरेस्ट पे करते हो, उसका एट दी एंड जब आप बेनिफिट देखते हो तो जो बोरो आपने पैसे किए होते हैं उसका फायदा आपको ज्यादा निकलता है। तो ये आपको शायद थोड़ी हैरानी लगेगी कि ऐसा क्यों है, पर कभी भी आप देखो, आप अपना पैसा भी लगा रहे हो या आप बाहर से ले रहे हो, तो दोनों बातों में फर्क है, ठीक है ना। मान लो मैंने 10 lakhs अपना लगाया और 10 lakhs मैंने बाहर से लिया है, ठीक है। जब मैंने अपना लगाया और बाहर से लिया तो उसके बाद मैं उसमें सबसे पहले जो है टैक्सेस पे करूंगी, तो टैक्सेस दोनों से पे करूंगी, ठीक है। फिर सबसे पहले जो बाहर से लिया उनको इंटरेस्ट भी पे करूंगी। तो चलो इंटरेस्ट पे करने के बाद जब आप बाहर से लोन लेते हो और इंटरेस्ट पे करते हो तो आपको टैक्सेस में एग्जम्पशंस मिलती है, कुछ छूट मिलती है, जिससे आपको अपना पैसे लगाए हुए में नहीं मिलती वो। तो इसीलिए हम मान सकते हैं कि जो भी प्रॉफिट्स आप लेते हो, जो भी आप बोरो बार से करते हो, वो आपको ज्यादा फायदा देती है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपने रेशो लगानी है तो 60% बोरो करो, 70% या बोरो करो और 30 या 40% अपना लगाओ। क्लियर है?
ये बात ध्यान रखनी है। अब आ जाता है इसमें, पहले हम इनकी डिटेल्स लिख लेते हैं थोड़ा, एक एक दो दो लाइंस में। फर्स्ट आ जाएगा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, मैम पीरियड के बेसिस। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम और 10% क्या था मैम? रेट ऑफ इंटरेस्ट। 60%। देखो एक हमारा होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, ठीक है। हम ऐसे एक लाइन बोलते हैं, हम जो भी हम प्रॉफिट अर्न करते हैं हम उसे बोलते हैं वो अर्निंग्स आया हमारा बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। तो मान लो आपने 10 लैक्स अपने लगाए हैं, 10 लैक्स आपने डिबेंचर्स के लगाए हैं। तो सबसे पहले आप क्या दोगे, जिसका इंटरेस्ट पे करना इंटरेस्ट पे तो करोगे। आपने इंटरेस्ट पे कर दिया मान लो 1 लाख का फॉर एग्जाम्पल, तो आपके पास इनकम कितनी रह गई 9 लाख, ठीक है। पर जब आपको एग्जम्पशंस मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो जो लोग इंटरेस्ट पे करते हैं उनको थोड़ी सी छूट मिलती है टैक्सेस पे करने में। तो जब हम बाहर से पैसा उठाते हैं तो हमको ज्यादा फायदा होता है, बजाय हम अपना पे जब करते हैं। क्लियर है? बस आप थोड़ा बस इतनी बात याद रखो, इसकी डिटेल्स आपको आने वाले उसमें चैप्टर्स में मिल जाएगी। लिखिए क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। कर लिया नोट डाउन? फर्स्ट आ जाएगा लॉन्ग टर्म सोर्सेस। फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म सोर्सेस। इट इंक्लूड्स ऑल those sources it includes all those sources which are required by the business, which are required by the business firm for the period of extending 5 years. It includes all the sources which are required by the business firms for the period extending 5 years. 5 years से above जब भी आप कोई लोन लेते हो तो उसे लॉन्ग टर्म सोर्सेज बोलते हैं। 5 years, 10 years के लिए, 25 years के लिए तो उसे लॉन्ग टर्म सोर्सेज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल शेयर्स, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। सेकेंड आ गया मीडियम टर्म सोर्सेज। It includes all the sources. It includes all the sources which are required by the business for the period more than 1 year. For the period more than 1 year, but less than 5 years. But less. It includes all the sources which are required by the business for the period more than 1 year but less than 5 years. For example में लिख लीजिए
borrowings from commercial banks, public deposits, lease financing, etc. थर्ड आ जाएगा शॉर्ट टर्म सोर्सेस. It includes all the sources which are required for the business for the period not extending 1 year. For example, inventories. For example, inventories किसे बोलते हैं? स्टॉक को. अकाउंट रिसीवेबल्स जैसे बिल्स हो गए, डेटर्स हो गए, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं. अब आ जाएगा ऑनरशिप के बेसिस पे. ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप. फर्स्ट आ जाएगा ऑनर्स फंड. The funds provided by the owner of the business. Funds provided by the owner of the business The funds provided by the owner of the business enterprise are known as owner's fund. इसके बारे में 1 लाइन और लिख लीजिए. These are permanent source of finance. These are permanent source of finance. These are permanent source of finance and they have a right to control of management. And they have a right to control on management. सेकंड आ जाएगा बोरोड फंड्स.
The funds raised through loans or borrowings are known as borrowed funds. इसी में 9 लिखिए, they have to pay interest at fixed rate. borrowed funds में क्या होता है, they have to pay interest at fixed rate rate of interest हो गया, at regular intervals. सेकंड इसी में पॉइंट लिखिए, these funds are generally provided on the security of some fixed assets. नेक्स्ट आ जाएगा सोर्सेज ऑफ जनरेशन बेसिस. फर्स्ट इज इंटरनल सोर्सेज. It includes all those sources which are generated from within the organization. For example, retained earnings, and funds from disposal of surplus inventory. मतलब जो सरप्लस आपका स्टॉक बचता है उसी को आप वापस इन्वेस्ट कर देते हो कई बार. या जो भी रिटेन अर्निंग्स मैंने पहले बताई थी, कंपनी क्या करती है, अपनी सारी अर्निंग्स प्रॉफिट्स की फॉर्म में जो आती है उसको नहीं दे देते, कुछ रिटेन कर लेते हैं. ठीक है ना, उस पोर्शन को जो रख लेते हैं वो फ्यूचर में यूज हो जाता है, उसे रिटेन अर्निंग्स कहते हैं. सेकंड आ जाएगी एक्सटर्नल सोर्सेस.
It includes all the sources that lie outside an organization. फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर्स हो गए, वही पब्लिक डिपॉजिट्स हो गए, बोरिंग्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स हो गए। Excuse me, ma'am. यस, Ma'am, can you please repeat once? एक्सटर्नल सोर्सेस, Yes, ma'am. it includes all those sources that lie outside an organization for example debentures, बोरिंग्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स हमें पता ही है सारे, उनसे बोरो करना, पब्लिक डिपॉजिट्स हो गए, और इसमें एक लाइन और भी लिख सकते हैं, दे आर कॉस्टली एज कंपेयर टू इंटरनल सोर्सेज, दे आर कॉस्टली एज कंपेयर टू इंटरनल सोर्सेज। अब कॉस्टली क्यों है? क्योंकि इनके लिए आपको एसेट्स रखनी पड़ती है। आप कभी भी बैंक से लोन लो तो बैंक आपको ऐसी लोन नहीं प्रोवाइड करता, पहले आपकी कोई एसेट रखता है एज अ सिक्योरिटी। मीन्स अगर मुझे 10 लाख का लोन चाहिए तो कम से कम मुझे 15 लाख की कोई चीज अपनी रखनी पड़ेगी, ठीक है ना, जो मेरी अपनी एसेट हो। तो इसका एक असर तो ये पड़ता है कि हमने उल्टा बैंक से 10 लाख का लोन लिया है और अपनी 15 लाख की उनको चीज दी है, तो यानी कि बैंक ने हमें 5 लाख देना है। वैसे तो कल को अगर हम नहीं देते तो बैंक हमें 5 लाख देगा, क्योंकि हमारी 15 लाख की उसने चीज रखी हुई है, ठीक है ना। पर ये कॉस्टली पड़ती है क्योंकि जो एसेट तो देनी होती है, साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो चलता रहता है, वो भी तो देना पड़ता है ना हमें। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हम इनकी डिटेल करेंगे। सबसे पहला आ गया ऑनर्स फंड। ऑनर्स फंड में आ जाते हैं हमारे, जैसे हमने बार बार किया है, देखो हम इसको पूरे चैप्टर को एक तरह का 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे क्योंकि मीनिंग सबके वही है। अब ऑनर्स फंड ले लो या इंटरनल सोर्सेज ले लो, सेम ही चीज है। एक्सटर्नल ले लो या आप इसको बोरो कर लो, एक ही चीज है। हमें मतलब सबके मीनिंग्स बताओ, ठीक है ना। और एट द एंड हमें डिफरेंस बताओ कि अपने ऑनर्स फंड और बोरो फंड में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। तो अब इसमें आ जाता है मेन जो डिटेल्स है, वो हमारे पास इक्विटी शेयर्स आ जाता है, प्रेफरेंस आ जाता है, रिटेन अर्निंग्स आ जाता है, जीडीपी और एडीपी आ जाता है, प्लस हम कह सकते हैं इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स आ जाता है, ठीक है ना। तो अब इसमें हम सबसे पहला करेंगे इक्विटी शेयर्स के बारे में। इक्विटी शेयर्स जो है, अब हम फर्स्ट करेंगे सोर्सेज ऑफ फंड्स में। हमारी बुक्स में इक्विटी शेयर के बारे में आई थिंक आगे दिया होगा, पहले रिटेन अर्निंग्स दिया हुआ है, ट्रेड क्रेडिट दिया हुआ है। ये काफी एंड में हमें दिया हुआ है, पहले बोरोड के दिए हुए हैं, पर हम पहले इक्विटी के ऑनर्स फंड पहले करेंगे, ठीक है ना। आप देख रहे हो
पहले हमें बोरो फंड के सारे दिए हुए थे, पर हम पहले इक्विटी स्टार्ट किया हुआ है, तो इक्विटी से पहले करेंगे। तो फर्स्ट आ जाता है हमारा इक्विटी शेयर्स। जो इक्विटी शेयर्स होते हैं ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है रेजिंग दी लॉन्ग टर्म कैपिटल। ये हम कंपनी के चैप्टर से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो कैपिटल हम ऑब्टेन करते हैं बाय इश्यू ऑफ शेयर्स उसे हम शेयर कैपिटल बोलते हैं। हमने कंपनी के चैप्टर में भी देखा कि जब एक कंपनी स्टार्ट होती है तो हम अपने शेयर होल्डर्स को इनवाइट करते हैं प्रोस्पेक्टस देके कि आओ कंपनी के शेयर्स परचेज करो, ठीक है ना। तो जो कंपनी इश्यू करती है शेयर्स, मान लो मेरे पास 1 लाख के शेयर्स है, यहाँ एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, ठीक है, पर हर शेयर 10 रुपीज का है, मतलब अगर मुझे 100 लेने हैं तो 100 इंटू 10 हो गए 1000 के, तो यानी कि टोटल मैंने 1000 के शेयर्स खरीदे हैं। और जो पर्सन होल्डिंग द शेयर, जो पर्सन शेयर्स खरीदता है उसे क्या बोलते हैं हम, शेयर होल्डर्स। और मैंने पहले बताया था कल ही, जो शेयर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो चाहे इक्विटी से लें चाहे प्रेफरेंस शेयर से लें, अगर इक्विटी से लेंगे तो उसे बोलेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस से जब शेयर्स इशू करेंगे तो उसे बोलेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्लियर। अब चाहे इक्विटी से उठाए चाहे प्रेफरेंस से उठाए, देखो शेयर्स तो उठाने दोनों सेम होते हैं, लेकिन कल मैंने आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस बताया था इन दोनों में, कि इन दोनों में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है ना। प्रेफरेंस का मतलब ही है प्रेफरेंस इनको पहले दी जाती है। जैसे कल मैंने बताया था जब भी प्रॉफिट्स होंगे तो सबसे पहले जो डिविडेंड पे, जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको ध्यान रखना उनको डिविडेंड पे किया जाता है, प्रॉफिट वर्ड नहीं बोलते, हम बोलते हैं डिविडेंड पे होगा उनको, ठीक है ना। तो चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो दोनों को डिविडेंड मिलता है। पर जो डिबेंचर्स होल्डर होते हैं जिनसे हमने लोन्स लिए होते हैं उनको हम इंटरेस्ट पे करते हैं। तो जब भी हमारे पास प्रॉफिट्स आता है कंपनी में, सबसे पहले हमारी ड्यूटी होती है जिनसे डिबेंचर से लोन लिया है उनको पहले इंटरेस्ट पे करो। जब उनका इंटरेस्ट पे कर दिया फिर जो बचा फिर डिविडेंड देने की बारी आती है। अब डिविडेंड पहले इक्विटी को दे या प्रेफरेंस को दे, क्योंकि नाम ही उनका प्रेफरेंस है, यानी कि पहले उनको प्रेफरेंस मिलती है, तो फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको दिया जाता है। उनको देने के बाद जो बच जाता है वो इक्विटी वालों को दिया जाता है। कल मैंने इसके बारे में काफी बताया था। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अपने मेरिट्स है कह सकते हैं और इक्विटी वालों के अपने हैं, लेकिन ये दोनों है पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स ही। तो इक्विटी शेयर्स है क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है रेजिंग द लॉन्ग टर्म कैपिटल। हर जो शेयर होता है वो उसमें एक स्पेशल राइट होता है ऑफ द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। मींस मैंने अगर 100 शेयर्स लिए हैं तो मुझे उसी के बेसिस पे डिविडेंड मिलेगा, और अगर मैंने 10,000 शेयर्स खरीदे हैं तो मुझे उसी के बेसिस पे मिलेगा। और ऑब्वियस है मैं रीपेमेंट भी उतनी ही करूंगी। अगर मैंने 10,000 के शेयर्स खरीदे हैं तो मैं 10,000 की ही पेमेंट करूंगी, ठीक है ना। तो रीपेमेंट भी वैसे ही होगी और डिविडेंड भी किस पे बेस पे होगा, जितना हमारे शेयर होगा। और जो भी मनी हम इश्यू करते हैं उसे हम बोलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। इन्हें रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी कहा जाता है, तभी इनका नाम ओनर्स फंड या ओनरशिप कैपिटल भी बोलते हैं। अब आ जाता है मेनली इनके क्या मेरिट्स है, ठीक है ना। मेरिट्स की बात करें अगर हम इक्विटी शेयर होल्डर्स की, कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या फायदा है, सबसे फर्स्ट हम कह सकते हैं दीज आर सुटेबल फॉर द इन्वेस्टर्स हु आर विलिंग टू एज्यूम रिस्क फॉर हायर रिटर्न। मींस ये आइडियल है फॉर एडवेंचरस इन्वेस्टर। मान लो मैं बहुत एडवेंचरस हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगता कि मुझे लॉस हो सकता है, जब तक मैं रिस्क क्यों नहीं उठाऊंगी तो मुझे लॉस होगा भी क्यों। तो जिसको हायर रिटर्न्स की जरूरत होती है, जिनको लगता है कि देखते हैं जो होगा कर देंगे, खतरे उठा लेंगे, वो ही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वैसे बताया हमने कि इनको सबसे लास्ट में मिलता है। तो बहुत लोग डरते हैं, जो डरते हैं ना वो नहीं कर सकते इसमें। तो सबसे पहला है इक्विटी शेयर आर सुटेबल फॉर दोज इन्वेस्टर्स हु आर विलिंग टू टेक रिस्क। सेकंड आ जाएगा नो ऑब्लिगेशन एज अ डिविडेंड। जो पेमेंट ऑफ डिविडेंड होती है इक्विटी शेयर्स पे, जैसे मैंने अभी बताया, वो कंपल्सरी नहीं होती। तो कंपनी के ऊपर कोई बर्डन नहीं है कि इनको हमेशा डिविडेंड देना ही देना है, ठीक है ना।
क्यों? क्योंकि पहले इंटरेस्ट देना है, फिर प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड देना है, अगर कुछ बचेगा तो इनको मिलेगा। और इनको पहले ही बता दिया जाता है कि अगर इस साल डिविडेंड नहीं मिला तो फिर बोलना नहीं है। जबकि प्रेफरेंस वालों को कहा जाता है कि अगर इन केस लॉस हो जाए और आपको डिविडेंड नहीं मिला तो अगले साल डबल मिल जाएगा, अगले साल भी नहीं मिला तो नेक्स्ट ईयर मतलब कंटिन्यू होता जाएगा, इनका बैलेंस बढ़ता जाएगा। लेकिन इक्विटी वालों को पहले ही कहा जाता है कि आपको अगर डिविडेंड नहीं मिला तो ये डायरेक्टर्स या मेंबर का ही डिसीजन होगा, उसके लिए कंपनी को नहीं बोलना, ठीक है, वो कंपल्सरी नहीं है। थर्ड आ जाता है सोर्स ऑफ फिक्स कैपिटल। हम इक्विटी शेयर कैपिटल को हमेशा परमानेंट कैपिटल बोलते हैं, क्योंकि हम मानते हैं जब कंपनी बंद होगी, लिक्विडेशन होगा या वाइंडिंग अप बोलते हैं इसको, वाइंडिंग अप होगा तो सबको देने के बाद जो बचेगा वो हमारा ही होगा। तो कहीं ना कहीं हमारा वापस एंड में मतलब जब सब कुछ खत्म होगी कंपनी, ठीक है, जब भी कंपनी बंद होगी, जब भी कंपनी खत्म होगी तो हमारा पैसा हमें एंड में मिल जाएगा। तो इसलिए ये एक फिक्स कैपिटल का भी सोर्स करता है। प्रोवाइड्स क्रेडिट स्टैंडिंग। जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो क्रेडिट वर्दीनेस के लिए जानी जाती है। जो लोग भी इक्विटी शेयर कैपिटल में डील करते हैं, माना जाता है वो ऑनर्स की कंपनी है और वो लॉन्ग टर्म तक चलेगी। तो ऐसे में इनको कोई भी उधार बड़ी इजीली दे देता है, इनकी मार्केट में वर्दीनेस, क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी होती है, इनका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है और इनको लोन्स इजीली प्रोवाइड हो जाते हैं। फिर है नो चार्ज ऑन एसेट्स। इक्विटी शेयर्स में फंड्स खरीदने के लिए आपको कोई एसेट नहीं देनी पड़ती, जैसे डिबेंचर्स लेने में या लोन लेने में आपको बैंक में कुछ देना पड़ता है एसेट, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, फ्री टू बी मॉर्गेज है, आप कभी भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको कोई भी इक्विटी शेयर खरीदने के लिए आपको कोई भी एसेट्स को नहीं देना पड़ेगा। और लास्ट आ जाता है डेमोक्रेटिक कंट्रोल। डेमोक्रेटिक कंट्रोल का मतलब मैंने कल भी बताया था, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं और वो किसी के पास नहीं होते, ना डिबेंचर्स वालों के पास ना प्रेफरेंस वालों के पास। इनके पास सबसे ज्यादा बड़ा वो बात है जो वोटिंग राइट्स है, और ये डिफरेंस का बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि इनके पास वोटिंग राइट्स है, उनके पास वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स का मतलब क्या है, कोई भी डिसीजन होगा, कुछ भी होगा तो ये वोट डालते हैं, इनकी पर्सन जो डायरेक्टर्स चुने जाते हैं, तो ये अगर अपनी मनपसंद का चुनेंगे तो ऑब्वियस है इनका जो भी काम होंगे वो इजीली हो जाएंगे कंपनी में। तो कहीं ना कहीं इनके पास वोटिंग राइट्स है, उन सबके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं है कि वो भी वोट डाल सके। तो ये सारे इसके मेरिट्स है। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट था इट इज आइडियल फॉर एडवेंचर्स इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो विलिंग होते हैं कोई भी रिस्क उठाने को, हायर रिटर्न्स लेने को, तो उसके लिए इक्विटी शेयर होल्डर्स बहुत अच्छा है। फिर नो ऑब्लिगेशन एज अ डिविडेंड, यहाँ कंपनी के पास कोई बर्डन नहीं है कि वो डिविडेंड पे करे, तभी डिविडेंड मिलेगा जब प्रॉफिट्स होगा। सोर्स ऑफ फिक्स कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल को हम परमानेंट कैपिटल बोलते हैं, मींस अगर आपके पास पैसा है तो आप कहीं इन्वेस्ट कर दो, वो इक्विटी में करना बहुत अच्छा है। और ये तब आप जब भी कंपनी बंद होगी, जब भी, जरूरी नहीं है 2 साल 4 साल में होगी, कंपनी तो 50-50 100 साल बाद खत्म होती है, तो जब भी कंपनी बंद होगी आपको आपका पैसा मिल जाएगा। क्रेडिट स्टैंडिंग रहती है, ऐसे लोगों की क्रेडिट वर्दीनेस रहती है, कॉन्फिडेंस रहता है और कोई भी इजीली उनको लोन प्रोवाइड करवाता है। फिर है नो चार्ज ऑन एसेट्स। इक्विटी शेयर्स के साथ कोई चार्ज नहीं लगता, कोई एसेट्स आपको गिरवी नहीं रखनी पड़ती, ठीक है। पर अगर बोरो भी कर रहे हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर बहुत इजी है लोन लेने के लिए। और डेमोक्रेटिक है, आपके पास वोटिंग राइट्स है, आप कभी भी वोट कर सकते हैं और अपने डायरेक्टर्स को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो ये और किसी के पास राइट नहीं होता, ये आपके पास होता है। क्लियर? एनी डाउट?